तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। अध्याय 6, चयन प्रक्रिया। नारुतो और सकुरा खुद को होकागे के सामने खड़ा पाया, जहां अनको, काकाशी और इबिकी भी मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि नारुतो और सकुरा दोनों ने ओरोचिमारू के साथ हुई अपनी मुठभेड़ का ब्यौरा वहां मौजूद लोगों को सुनाया। होकागे ने जानकारी पर विचार करने के लिए कुछ समय लिया। उन्होंने नारुतो पर अपनी नज़रें टिका दीं। नारुतो कुन, क्या उसने कुछ और महत्वपूर्ण बात बताई? सैंडाइम ने पूछा। नारुतो जानता था कि उसे जो भी बताना है उसमें सावधानी बरतनी होगी। उसे आधी अधूरी सच्चाई बतानी थी और उन्हें इतनी जानकारी देनी थी जिससे वे आगे बढ़ सकें, लेकिन अपनी स्थिति को खतरे में न डालें। हालांकि वो उन्हें अंधेरे में नहीं रखेगा, वो इतना निर्दयी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जी, वो सन्निन होने के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। सासुके से कितना निराश था कि वह इटाची नाम के उस आदमी जितना ताकतवर नहीं है। उसे इस बात पर हैरानी थी कि सासुके के पास अभी भी कुछ तरकीबें हैं और सासुके उससे शक्ति पाने के लिए उसके पास आता था। सच कहूं तो सकुरा और मैं तो बस दर्शक ही थे। वो पीला सा पेडोफाइल सासुके में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। उसने उस इमोकिन की तरफ जो बलात्कारी चेहरा बनाया, उसे देखकर तो मेरी भी हालत खराब हो गई। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि अगर सकुरा और मैं वहां नहीं होते तो वह सासुके के साथ क्या करता। यह उस लव बाइट से कहीं ज्यादा बुरा होता, ये तो पक्का है। नारुतो ने ऐसे समझाया जैसे वो मौसम की बात कर रहा हो। होकागे के चेहरे पर पसीने की एक बड़ी बूंद थी। स्थिति की गंभीरता और उसमें अपनी व्यक्तिगत भागीदारी के बावजूद अनको उस लड़के की रिपोर्ट के तरीके पर हंसे बिना नहीं रह सकी। इबिकी भी अपने चेहरे पर उस शरारती मुस्कान के साथ कुछ कम नहीं था। साकुरा नारुतो को डांटना चाहती थी, लेकिन गांव के कुछ सबसे शक्तिशाली शिनोबी के साथ एक कमरे में होने और जंगल में नारुतो द्वारा दिखाए गए घातक इरादे की याद के कारण उसने समझदारी से अपना हाथ रोक लिया। काकाशी दीवार के सहारे टिका हुआ था, अपने छात्र की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित था। देखो, ये वाकई एक चिंताजनक स्थिति है, होकागे ने कहा। उन्होंने अनको की ओर देखा, जो विरोध करने ही वाली लग रही थी, और उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं समझता हूं अनको, तुम कैसा महसूस कर रही हो, और अगर मुमकिन होता तो मैं परीक्षा रद्द कर देता। लेकिन सच्चाई ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हम इस समय कमजोरी दिखाते हैं तो हम दुश्मन गांवों के लिए खतरा बन जाएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा और सावधानी से काम लेना होगा। साथ ही सासुके कुन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी, जिसने मेरे पुराने छात्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वहां मौजूद लोगों ने उस जानकारी पर विचार करने के लिए कुछ समय लिया। उनके गांव की सुरक्षा खतरे में थी और यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें बिना किसी जानमाल के नुकसान के इस स्थिति से निपटने का कोई रास्ता खोजना था। तभी उन्हें नन्हे कदमों की आहट सुनाई दी जो उनकी ओर भागती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। कमरे में मौजूद जोनिन तुरंत सतर्क हो गए। दरवाजा जोर से खुला और एक काली लोमड़ी नारुतो की बाहों में कूद पड़ी। नारुतो समा, वो खुशी से चिल्लाई। हा, हे साया चान, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या तुमने वो मिशन पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें सौंपा था? उसने उससे पूछा, जिस पर उसने उत्साह से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फू, मेरी बच्ची, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। उसने उसकी पेट सहलाते हुए उसकी प्रशंसा की, जिससे वो आनंद से म्याऊं करने लगी। नारुतो कुन, तुम्हारा ये दोस्त कौन है? होकागे ने सावधानी से पूछा। लोमड़ी को देखकर वे थोड़े घबराए हुए थे। ओह, ये तो मेरा निजी बुलावा है, साया, उसने लापरवाही से कहा, और एक पल के लिए भी उसे सहलाना बंद नहीं किया। ये सुनकर होकागे एक बार फिर सतर्क हो गया। कोनोहा में लोमड़ी को बुलाने का कोई अनुबंध नहीं था। वो सबसे बुरे हालात के बारे में सोचने लगा कि कहीं क्यूबी उसे प्रभावित तो नहीं कर रहा है। और तुम्हें लोमड़ी को बुलाने का अनुबंध कैसे मिला? होकागे ने पूछा। ओह, मैंने पुस्तकालय में वो जुत्सु देखा था, तो मैंने सोचा किसी ड्रैगन या ऐसे ही किसी जीव को बुलाना कितना मजेदार होगा। तो मैंने वो जुत्सु किया और किसी तरह खुद को कित्सुने के लोक में वापस बुला लिया। वहां मेरे होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और बॉस समन ने मुझे उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका दिया। मैंने हाँ कह दिया और अब हम यहाँ हैं, उसने समझाया। सैंडाइम ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि नारुतो की स्थिति जिरेया के साथ हुई घटना से मिलती जुलती थी। फिर भी उन्होंने अपने शिष्य से सावधानी से उस मोहर की जांच करवा ली। जब ये सब चल रहा था, कमरे में मौजूद लड़कियां, खासकर अनको और सकुरा, नारुतो द्वारा उस प्यारे से लोमड़ी को दुलारते देखकर खुशी से चिल्लाने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाईं। वे उस नन्हे से रोएदार जीव को गले लगाना चाहती थीं। ठीक है साया, मैं तुम्हें बाद में और ज्यादा लाड़ प्यार करूंगा। अभी मुझे अपनी रिपोर्ट दो, उसने आदेश दिया। वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई। जी हाँ, जैसा आपने निर्देश दिया था, मैंने 4 आंखों वाले का जंगल के अधिकांश हिस्से में पीछा किया।
उसके सामान्य रूप में कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन कुछ घंटे पहले उसकी मुलाकात एक पीले रंग के आदमी से हुई जिसे उसने ओरोचिमारू समा कहकर पुकारा। उस पीले रंग के आदमी ने कहा कि निशान लगाने का काम सफल रहा और 4 आंखों वाले को अपने लक्ष्य पर नजर रखने को कहा। उसने 4 आंखों वाले को ये भी कहा कि वह चुपचाप रहे और जल्द ही अपने सहयोगियों से संपर्क करे। साया ने बताया, लगता है मैं सही था। साया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब आराम करो, मैं तुम्हें बाद में कुछ स्वादिष्ट चीजें इनाम के तौर पर लेकर आऊंगा। नारुतो ने कहा। साया ने खुशी से हल्की सी आवाज निकाली और धुएं के एक झटके में गायब हो गई। नारुतो कुन, होकागे ने उसे पुकारा। उसने देखा कि जोनिन भी उस पर ध्यान दे रहे थे। उसने चुपके से सकुरा की ओर इशारा किया। होकागे समझ गए और एक चूनिन को बुलाकर उसे कमरे से बाहर ले जाने को कहा। उसके जाने के बाद नारुतो ने अपनी खोज के बारे में बताया। परीक्षा शुरू होने पर जब मैं बाकी नौसिखियों के साथ खड़ा था, तभी याकुशी काबुतो नाम का एक आदमी हमारे पास आया। मुझे उस पर तुरंत शक हुआ। एक जैनिन के हिसाब से उसके चक्रा का भंडार बहुत ज्यादा था। उसके पास काकाशी सेंसेई जैसा चक्रा था और जिस सहजता से वह प्रवाहित हो रहा था, उससे लगता था कि उसका नियंत्रण लगभग पूर्ण था। इस गांव में बाकी सभी से कहीं बेहतर, यहां तक कि तुमसे भी नहीं। उसने कहा। रुको, होकागे ने थोड़ा हैरान होकर अपना हाथ उठाया। क्या मतलब? आप बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कितना चक्र है, और आप ये कैसे बता सकते हैं कि उसका चक्र पर पूर्ण नियंत्रण है? होकागे ने यह सुनकर उलझन में पड़कर पूछा। क्या सच में तुम नहीं कर सकते? नारुतो ने हैरानी भरे भाव देखकर सोचा। मैं काफी समय से ऐसा कर पा रहा हूं, और मुझे पता है कि उसका चक्रा पर पूर्ण नियंत्रण है क्योंकि उसका चक्रा बिल्कुल सहज और स्थिर था, ठीक साकुरा की तरह, जिसके बारे में काकाशी सेंसेई ने कहा था कि उसका चक्रा पर पूर्ण नियंत्रण है। उसने समझाया। नारुतो कुन, ये तो कमाल है। तुमने अपनी इस क्षमता के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? उसने सवाल किया। खैर, मुझे लगा कि हर कोई ऐसा कर सकता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब स्वशिक्षित है। मुझे अपनी क्षमता में कुछ भी अनोखा नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि सभी शिनोबी में एक क्षमता होती है। नारुतो ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो साफ तौर पर झूठ बोल रहा था, लेकिन उसे अपने झूठ को इस तरह छिपाना था जिससे उस पर शक न हो। होकागे ने थोड़ा दुख जताते हुए सिर हिलाया और समझ के साथ साथ थोड़ी उदासी भी दिखाई, फिर उसे आगे बोलने का इशारा किया। जैसा कि मैंने कहा, वह आदमी बेहद संदिग्ध था। शुरुआत में जब उन ओटोनिन ने उस पर हमला किया, तब भी मैंने देखा कि वह अजीब तरह से चल रहा था। इन सब बातों ने मेरे मन में खतरे की घंटी बजा दी। मैं अपने संदेह की पुष्टि करना चाहता था, इसलिए जंगल में घुसते ही मैंने साया को बुलाया और उसे उसका पीछा करने को कहा। बाकी बातें तो आपने उससे ही सुनी। लगता है कि वो ओरोचिमारू का जासूस है। उसने अपनी बात समाप्त की। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी काबिलियत और उसके द्वारा लाई गई अहम जानकारी से प्रभावित थे। इबिकी इस विडंबना पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब तक इस परीक्षा का मकसद गैनिनों की जानकारी जुटाने की क्षमता को परखना था, और नारुतो ने अपने गांव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके ठीक यही कर दिखाया। उसे चूनिन बनने के लिए इबिकी का पूरा समर्थन प्राप्त था। नारुतो कुन, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि जंगल में झेली परेशानियों से तुम्हें आराम चाहिए होगा। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। होकागे ने सलाह दी। ठीक है, फिर मिलते हैं जीजी। कमरे से निकलने से पहले उसने कहा। कितना होनहार लड़का है, होकागे ने टिप्पणी की। दृश्य परिवर्तन। टीम 7 के टावर पर पहुंचने के बाद से 1.5 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका है, और ये दिन ज्यादातर साकुरा द्वारा सासुके की एक मां मुर्गी की तरह देखभाल करने में बीता है, और वह आखिरी उच्चाहा ऐसा लग रहा है जैसे वह उदासी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। होश में आने के बाद से उसका मूड और भी खराब है। उसे बताया गया है कि वह अपनी नई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, और साथ ही नारुतो ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। तो चलिए बस इतना कह देते हैं कि इस समय उच्चाहा की दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नारुतो ने साया के साथ खेलकर, तेमारी से बातें करके और इरुका सेंसेई के साथ समय बिताकर अपना समय गुजारा। टावर में मौजूद सभी लोगों की निगाहों के बीच वह और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आराम करने का फैसला किया। फिलहाल दूसरे कठिन इम्तिहान की चुनौतियों को पार कर चुके जैनिन एक युद्ध कक्ष जैसे दिखने वाले कमरे में इकट्ठा हैं और सैंडाइम होकागे की लंबी चौड़ी बातें सुन रहे हैं कि चूनिन परीक्षाएं युद्ध का विकल्प है, वगैरह वगैरह। सच कहूं तो नारुतो सोच रहा था कि क्या इन लोगों को अपनी ही आवाज़ सुनना पसंद है। उसने क्वालिफाई करने वाली टीमों का जायजा लेने के लिए कमरे में चारों ओर देखा। उसने पाया कि सभी नवोदित टीमें क्वालिफाई कर चुकी थीं, साथ ही माइतो गाई की टीम भी, सुना टीम, ओतो टीम और काबुतो की टीम भी क्वालिफाई कर चुकी थीं। यह वाकई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक शानदार समूह था। उनकी सोच का सिलसिला तभी टूटा जब एक बीमार सा दिखने वाला आदमी, जिसकी पीठ पर तलवार बंधी थी, उस फर्श पर कूद पड़ा जहां वे खड़े थे।
मैं गेको हयाते, तीसरे टेस्ट का। खांसी। पर्यवेक्षक। खांसी। समझाऊंगा, बीमार से दिखने वाले उस आदमी ने कहा। नारुतो के माथे पर पसीना आ गया। इस आदमी को सच में खांसी की गोली की जरूरत थी। तीसरे परीक्षण से पहले सभी लोग। खांसी। मैं चाहता हूं कि आप लोग खांसी करें, कुछ प्रारंभिक मुकाबलों में भाग लें ताकि पता चल सके कि तीसरे परीक्षण के मुख्य चरण में कौन आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा। प्रारंभिक मुकाबले, तुम्हारा क्या मतलब है? शिकामाओ ने उत्तेजित होकर पूछा। प्रारंभिक मुकाबले? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम शेष परीक्षार्थियों के साथ तीसरा परीक्षण क्यों शुरू नहीं कर सकते? सकुरा ने पूछा। इस मामले में खांसी, शायद इसलिए कि पहली और दूसरी परीक्षा खांसी बहुत आसान थी, पता नहीं, लेकिन अभी भी बहुत खांसी परीक्षार्थी बचे हैं। चुनित नियमों के अनुसार हमें तीसरी परीक्षा के लिए प्रतिभागियों की संख्या कम करनी होगी। जैसा कि होकागे समा ने पहले बताया था, तीसरी परीक्षा में बहुत सारे खांसी मेहमान हैं, इसलिए हम बहुत सारे मैच नहीं करवा सकते। समय भी सीमित है, इसलिए जो लोग ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं खांसी, माफ कीजिएगा, अगर कोई स्पष्टीकरण सुनने के बाद परीक्षा छोड़ना चाहता है तो कृपया मुझे बता दें। प्रारंभिक मैच तुरंत शुरू होंगे, हयाते ने समझाया। तुरंत? कीबा चिल्ला उठा। लेकिन हमने अभी अभी दूसरा टेस्ट पास किया है, इन्होंने सिसकते हुए कहा। मैं बताना भूल गया था कि अब से आपके बीच आमने सामने के मुकाबले होंगे, इसलिए अगर आप चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं, हयाते ने कहा। सन्नाटा छा गया, क्योंकि कई प्रतिभागी इधर उधर देखने लगे, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई संभावित कमजोरी तो नहीं है। मैं छोड़ रहा हूं, काबुतो की अप्रत्याशित बल्कि कुछ मामलों में अपेक्षित आवाज आई। नारुतो ने होकागे की ओर देखा और पाया कि वह चुपके से अपने एएनबीयू को इशारा कर रहे हैं। नारुतो ने फैसला किया कि वह ज्यादातर काम उन्हीं पर छोड़ देगा। फिर भी एहतियात के तौर पर वह काबुतो का पीछा करता रहेगा। क्या मैं मान लूं कि अब और कोई रिटायर नहीं होना चाहता? हयाते ने पूछा। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने आगे कहा, तो चलिए प्रारंभिक मुकाबले शुरू करते हैं। यह एक का मुकाबला होगा। दूसरे शब्दों में यह असली लड़ाई की तरह होगा। अब जब हमारे पास यहाँ ठीक 20 लोग हैं तो हम 10 मुकाबले खेलेंगे और विजेता तीसरे चरण में पहुंच सकेंगे। कोई नियम नहीं है, आप तब तक लड़ेंगे जब तक दूसरा व्यक्ति मर न जाए, बेहोश न हो जाए, खांसी या हार न मान ले। अगर आप मरना नहीं चाहते तो कृपया तुरंत हार मान लें। हालांकि मैं तय करूंगा कि मुकाबला कब खत्म हुआ। खांसी, मैं अनावश्यक मौतों को रोकने के लिए आपको रोक भी सकता हूं। जो चीज आपका भाग्य तय करेगी। उसने अनको को इशारा किया, जिसने अपने ईयरपीस में बात की। जेनिन के सामने वाली दीवार पर एक स्क्रीन खुल गई। ये होगी, यह इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड हर मुकाबले के लिए 2 लड़ाकों के नाम बेतरतीब ढंग से दिखाएगा। बिना देर किए मैं पहले मुकाबले के लिए नाम दिखाता हूं। डिस्प्ले रोशन हो गया, फिर बेतरतीब ढंग से नाम उत्पन्न होने लगे और अंत में 2 नामों पर स्थिर हो गया। अबूरा में शिनो बनाम अबुमी ज़ाकू। हे, दूसरा कमजोर कौन है? ज़ाकू ने घमंड से पूछा। लगता है उसने जंगल से सबक नहीं सीखा। उसके दोनों हाथ पट्टियों में बंधे थे। शिनो को उसकी इस टिप्पणी पर मन ही मन गुस्सा आया। कुरेनाई ने ओटो जोनिन को गुस्से भरी नजरों से देखा। जैसे ही नारुतो देखने के लिए बालकनी की ओर बढ़ा, वह शिनो के बगल में रुक गया। शुभकामनाएं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शिनो ने यह सुनकर सहमति में सिर हिलाया। जब मैदान खाली हो गया और सभी प्रतिभागी अपने अपने जोनिन सेंसेई के साथ बालकनी पर आ गए तो हयाते ने दोनों योद्धाओं को संबोधित किया। योद्धा, आगे बढ़ो, अब हम पहला मुकाबला शुरू करेंगे। उन्होंने आदेश दिया। जब वे तैयार हो गए तो वे एक कदम पीछे हट गए। शुरू करो। मैच की शुरुआत कहासुनी से हुई। शिनो ने ज़ाकू को सलाह दी कि अगर वह दोबारा लड़ना चाहता है तो उसे संन्यास ले लेना चाहिए। ज़ाकू ने अपनी टूटी हुई बांह को हिलाने का प्रदर्शन किया, एक बांह से शिनो पर हमला करते हुए और अपनी खास पवन शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिसे शिनो ने चकमा दिया। ज़ाकू ने देखा कि शिनो के शरीर से कीड़े निकल रहे हैं। एक बार फिर शिनो ने उसे संन्यास लेने की सलाह दी, जिसे उसने अनसुना कर दिया और ये दिखाने का प्रदर्शन किया कि उसकी दोनों बाहें पूरी तरह से काम कर रही हैं। शिनो ने अपनी पवन शक्ति से शिनो के कीड़ों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहें खून से लथपथ होकर फट गईं। ये दृश्य देखकर अधिकांश जैनिन थोड़े घबरा गए। शिनो ने खुलासा किया कि उसने अपने कीड़ों से ज़ाकू के शरीर में उन नलियों को अवरुद्ध कर दिया था जिनसे वह अपनी तकनीक का उपयोग कर पाता था, जिसके कारण जुत्सु का प्रयोग करते ही वो फट जाता था। शिनो ने एक जोरदार उल्टे हाथ के मुक्के से लड़ाई खत्म कर दी, जिससे बाहें खोने के दर्द के साथ साथ ज़ाकू बेहोश हो गया। शिनो को विजेता घोषित किया गया। शिनो के लौटने पर उसकी टीम ने उसे बधाई दी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कीबा को इस बात पर थोड़ी झुंझलाहट थी कि उसने इसे कितना शानदार दिखाया। कुरेनाई थोड़ी आत्मसंतुष्ट दिख रही थी।
मैं अगला मैच शुरू करना चाहूंगा, हयाते ने घोषणा की। सभी ने एक बार फिर बोर्ड की ओर देखा। उज़ुमिकी नारुतो बनाम इनुजुका किबा। वाह, हमारी किस्मत अच्छी थी, कीबा चिल्लाते हुए अखाड़े के फर्श पर कूद गया। हम उसे जरूर हरा देंगे, अकामारू। दूसरी ओर नारुतो बेफिक्र होकर, दुनिया की परवाह किए बिना, आलस से अखाड़े की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर कीबा अधीर हो गया। ओ ए बेवकूफ, जल्दी नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी जमकर पिटाई कर सकूं। मुझे और भी काम है, तुम्हें पता है ना, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। कुछ लोगों को, जैसे इनो को, यह मजेदार लगा, जबकि अन्य लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। काकाशी, मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है, लेकिन आपके छात्र का किबा के सामने कोई चांस नहीं है, कुरनाई ने घमंड से कहा। काकाशी ने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जिससे कुरनाई चिढ़ गई। नारुतो ने दूसरों की टिप्पणियां सुनी, जिनमें कहा जा रहा था कि कीबा को उससे मुकाबला करने का मौका मिलना उसकी किस्मत की बात है। वो मन ही मन मुस्कुराया कि उनमें से कुछ की बातें कितनी बेतुकी थीं। क्या उन्हें वाकई अकादमी वाले नतीजे की उम्मीद थी? उसने कुरनाई को थोड़ा आकर्षक समझा था, लेकिन उसकी आखिरी टिप्पणी ने उसे उससे पूरी तरह से दूर कर दिया। खैर, उसे भेड़चाल चलने वालों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, वह बस वही करेगा जो वह सबसे अच्छा करता है। आखिरकार वो अखाड़े के मैदान में पहुंचा और कीबा के सामने खड़ा हो गया। मैं दया करके तुम्हें एक ही वार में हरा दूंगा, कीबा ने घमंड से कहा। नारुतो ने बस शांति से मुस्कुराते हुए उसे देखा। तो फिर दूसरा मैच शुरू हो, हयाते ने पीछे हटते हुए घोषणा की। हे, तुम्हें हराने के लिए मुझे अकामारू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कीबा ने घमंड से कहा। गिज्यू निन्पो शिक्याकू नो जुत्सु। चक्रा उसके चारों ओर घूमने लगा और वह घुटनों के बल नीचे झुक गया। उसके नाखून लंबे हो गए और अब पंजे जैसे दिखने लगे। वो पलक झपकते ही गायब हो गया और नारुतो की ओर झपटा। नारुतो को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि कीबा का वार लगते ही धूल का एक बड़ा गुबार उठा, जिससे दर्शकों को कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर नारुतो धूल के बादल से बाहर निकला, उसकी पीठ दीवार से टकराई और उसके मुंह के किनारे से खून की एक बूंद बहने लगी। सबसे निचले पायदान पर रहने वाले से यही उम्मीद थी। कीबा ने ताना मारा। नारुतो लड़खड़ाते हुए उठा और हाथ के पिछले हिस्से से खून पोंछा। उसने अपने युकाटा में हाथ डालकर एक कुनाई निकाली और कीबा पर बेपरवाही से हमला कर दिया, जिस पर कीबा ने बस मुस्कुरा दिया। अखाड़े के बीचों बीच दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई, जिसमें नारुतो की जमकर पिटाई हुई। इनुजुका ताइजुत्सु शैली के सामने उसकी शैली की कमी भारी पड़ी। हालांकि अपनी फुर्तीली चालों का फायदा उठाते हुए उसने कीबा पर कुछ वार किए और उसे कई बार तलवार से भी काट डाला। उसकी कोई स्पष्ट ताइजुत्सु शैली नजर नहीं आती। उसकी हरकतें सुस्त और बेतरतीब हैं। वो तो बस एक आम लड़ाकू की तरह लड़ रहा है, गाई ने कहा। कुछ जैनिन ने नारुतो का उपहास उड़ाया। उन्हें उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। केज बुनशिन नो जुत्सु। कम से कम 20 और नारुतो प्रकट हुए और वे सभी कीबा की ओर दौड़े। अपने जैसे और क्लोन बनाने से कुछ नहीं होगा, हारे हुए। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर भी 0 ही आता है। उसने सटीक वार करके अपने क्लोनों को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया। नारुतो ने 20 क्लोनों का एक और समूह बना लिया, जिससे कीबा चिढ़ गया। उनकी भारी संख्या के कारण कीबा की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। समय बीतने के साथ साथ उसे और भी ज्यादा चोटें लग रही थीं। कीबा ने फैसला किया कि नारुतो के क्लोनों से हारने से पहले उसे अकामारू का इस्तेमाल करना होगा। चलो अकामारू, उसने पुकारा और उस पर एक सैनिक गोली फेंक दी, जिसे उसने चट कर लिया। उसके बाल लाल होने लगे। अकामारू उसके सिर पर चढ़ गया। गिंज्यू निन्पो ज्यूजिन बुनशिन। चक्रा के विस्फोट और धुएं के बादल के बाद ये प्रकट हुआ कि अकामारू किबा की हुबहू प्रतिकृति में परिवर्तित हो गया था। वे दोनों तुरंत नारुतो पर टूट पड़े, जिसने जवाबी कार्रवाई में और भी क्लोन बना लिए। किबा और अकामारू ने उनमें से अधिकांश को आसानी से नष्ट कर दिया। नारुतो ने मुट्ठी भर शूरिकेन निकाले और उनकी ओर फेंके। वे तेजी से बच निकले, लेकिन तभी नारुतो के 2 क्लोन, जो उनके बचाव में घुस आए थे, ने उनके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। वे दोनों थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन फिर से आक्रमण करने लगे। ये सिलसिला कुछ मिनटों तक चलता रहा। नारुतो ने अपने और अपने विरोधियों के बीच क्लोनों की एक दीवार खड़ी कर दी, फिर उन पर कुनाई और शूरिकेन फेंके, जिससे उन्हें बचने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक क्लोन को वार करने का मौका मिल गया। नारुतो की रणनीति से किबा परेशान होने लगा था। यह एक थका देने वाली लड़ाई बनती जा रही थी। उसने फैसला किया कि उसे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। इतने सारे क्लोनों को नष्ट करने और इतनी अधिक चक्रा खर्च करने से वो सचमुच थक गया था। गत्सुगा, किबा ने अकामारू के साथ घूमना शुरू करने से पहले पुकारा, जिससे 2 ड्रिल जैसी आकृतियां बन गईं जिन्होंने उसके क्लोनों को नष्ट कर दिया। नारुतो पीछे हट गया और हमले से बचने के लिए चकमा दिया। उन्होंने कुछ और क्लोन बनाए और उनके बीच जितना हो सके उतनी दूरी बनाना शुरू कर दिया।
वो महसूस कर सकता था कि उसका चक्र कम हो रहा है। उसे इसे जल्दी खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना था। मैच चूहे बिल्ली के खेल में तब्दील हो गया, जिसमें कीबा और अकामारू गात्सुगा का इस्तेमाल करते हुए नारुतो का पीछा कर रहे थे और साथ ही उसके क्लोनों को नष्ट कर रहे थे। अचानक जब नारुतो क्लोनों का एक और सेट बनाने की कोशिश कर रहा था, वह लड़खड़ा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा, मानो उसका चक्रा खत्म हो गया हो। कीबा, जो कभी भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था, ने अपने गात्सुगा से पूरी ताकत से हमला कर दिया। नारुतो की चीखें और उसके कपड़े और त्वचा के चीर-फाड़ की आवाज़ अखाड़े में गूंज उठी। कुछ नौसिखियों को इस भयानक दृश्य से मुंह फेरना पड़ा। चक्रा की कमी के कारण अकामारू का रूपांतरण समाप्त हो गया और कीबा खुद बुरी तरह थका हुआ, पसीने से तरबतर और हौंफता हुआ दिखाई दिया। बुरा नहीं है डोबरमैन, लेकिन अंत में उतना अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा। माफ करना काकाशी, लगता है मेरी टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ेगा, कुरनाई ने मजाकिया अंदाज में चिढ़ाया। काकाशी ने उसे बस भावहीन नज़र से देखा, जिससे कुरनाई ने भौहें चढ़ा लीं। क्या? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि प्रमोशन पाने के लिए तुम्हें किसके साथ सोना पड़ा, उसने अपनी किताब से नज़र हटाए बिना कहा। वहां मौजूद ज्यादातर लोग थूक में ही अटक गए और काकाशी को अविश्वास भरी नज़रों से देखने लगे। कुरनाई का चेहरा उसके इस इशारे पर गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे तिरछी नज़र से देखा। बस देखते रहो, शायद कुछ सीख जाओ, नौसिखिए, उसने नौसिखिए शब्द पर जोर देते हुए कहा। कुरनाई का गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन उसने फिलहाल अपना ध्यान वापस मैच पर लगा दिया। काकाशी से वो बाद में निपटेगी। मैच के निरीक्षक को बुलाओ, यह मैच खत्म हो गया है। कीबा ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। वो सचमुच थकान से चूर लग रहा था। अचानक नारुतो धीरे धीरे हंसने लगा और फिर उसकी हंसी तेज हो गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो, बेवकूफ? क्या तुम सच में खुद को तकलीफ देने वाले हो? कीबा ने अविश्वास से पूछा। नारुतो ने फर्श पर बैठे बैठे ही उसकी आंखों में सीधे देखा। बेवकूफ, उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा और धुएं के एक झटके में गायब हो गया, जिससे इलाके के अधिकांश लोग चौंक गए। क्या? अधिकांश जैनिन और कुछ जोनिन की सामूहिक चीख थी। काकाशी ने कुरनाई को एक ऐसे तिरस्कारपूर्ण अंदाज में देखा जिससे वो क्रोधित हो गई। अधिकांश जैनिन कमरे में असमंजस में इधर उधर देख रहे थे। तभी नेजी ने अपना ब्याकोक सक्रिय किया और उसकी नज़रें तुरंत छत पर टिक गईं। ऊपर, उसने घोषणा की। लगभग एक साथ सभी लोग छत की ओर मुड़े और देखा कि नारुतो छत पर आराम से उल्टा खड़ा है और कीबा को आलस भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे, उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे और पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। वहां मौजूद कई लोगों को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगा। क्या तुम यहाँ कब से हो? कीबा ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा। नारुतो ने उसे दया भरी नज़रों से देखा। शुरू से ही, उसने शांत भाव से कहा। दर्शकों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कीबा इतने समय से किसी क्लोन से लड़ रहा था। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, जबकि नारुतो एकदम तरोताजा था। यह उसकी ओर से वाकई एक सोची समझी रणनीति थी। नारुतो ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें कुनाई थी, और उसे नीचे गिरा दिया। वो सीधे कीबा के पैरों के पास गिरी, जिससे कीबा अपनी स्थिति के बावजूद हंसने लगा। हाँ, तुम तो कुनाई ठीक से फेंक भी नहीं सकते, बेवकूफ, उसने ताना मारा। नारुतो उसे शांत भाव से देखता रहा, फिर छत पर अपनी जगह से गायब हो गया और बिना कोई आवाज़ किए अर्ध झुकी हुई मुद्रा में कीबा के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि कीबा समझ पाता कि क्या हो रहा है, नारुतो ने एक जोरदार खड़ी लात मारी जिससे कीबा अखाड़े की दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराने पर अखाड़े में गूंजी चरमराहट की आवाज़ से लगभग सभी लोग सहम गए। कीबा ने खून की उल्टी की और बेहोश होकर गिर पड़ा। नारुतो, जिसका पैर अभी भी फैला हुआ था, शांति से घूमा और उसे ज़मीन पर सीधा खड़ा कर लिया। उसने अपना दाहिना हाथ बगल में फैलाया, एक उंगली आगे बढ़ाते हुए उसे उसी कुनाई के छेद में डाला जिसे उसने पहले गिराया था और जो अब छत से उसकी पिछली जगह से नीचे गिर गई थी। अखाड़े में एकदम सन्नाटा छा गया था। अधिकांश लोग सदमे में थे और उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। कुरनाई ये सब देखकर अवाक रह गई। उसके द्वारा की गई सारी अपमानजनक बातों के बाद उसके स्वाभिमान को गहरा आघात लगा था। काकाशी की टिप्पणियों ने उसे और भी गहरा घाव दिया, खासकर युवा पीढ़ी को, जो शायद अब उसकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे। होकागे अपने दत्तक पोते के प्रदर्शन को देखकर मुस्कुरा उठे। ये प्रतिद्वंद्वी को बिना कुछ किए ही थकाने की एक कुशल छल और घेराबंदी की रणनीति थी, जिसके बाद उन्होंने झपट्टा मारकर उसे समाप्त कर दिया। बिल्कुल एक सच्चे शिनोबी की तरह। वे केवल इसी आधार पर नारुतो को पदोन्नत कर सकते थे। वे अगले मुकाबले में उसके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक थे। हिनाता मन ही मन अपने क्रश के लिए खुशी से झूम रही थी। हालांकि उसे अपने साथी के हारने का दुख था, लेकिन अंत में नारुतो के प्रति उसका प्यार ही जीत गया।
खेल के अंत में नारुतो जिस तरह से शानदार दिख रहा था, उसे देखकर वह शर्माने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अनको उस लड़के की चालाकी पर खूब हंस रही थी। उसने पहले जो धोखा दिया था, उसे देखते हुए अब उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था। अब वो उस पर नजर रखेगी। सासुके एक बार फिर गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाला उसे नीचा दिखा रहा है। नारुतो ने एक भौं उठाकर हयाते की ओर देखा, जिससे वह अपने विस्मय बोध से बाहर आ गया। विजेता उज़ुमकी नारुतो, उन्होंने घोषणा की। नारुतो ने सहमति में सिर हिलाया और फिर शांति से अपनी टीम के बगल में अपनी जगह पर वापस चला गया। कुरेनाई के पास से गुजरते हुए उसने दिखावा करते हुए उसके सामने रुककर जोर से जम्हाई ली और फिर काकाशी के बगल में अपनी जगह पर जाकर उसके बगल वाली दीवार से टिक गया। शाबाश नारुतो, उसने अपनी किताब से नज़र हटाए बिना ही उसे बधाई दी। धन्यवाद काकाशी सेंसेई, उसने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। तो तुमने अपने क्लोन को बिना शक्ति नष्ट किए इतने सारे वार सहने में कैसे कामयाब बनाया? काकाशी ने पूछा, जिससे वहां मौजूद अधिकांश लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, जो इस बारे में उत्सुक थे। ओई काकाशी सेंसेई, क्या मैं आपको शोनेन जंप के किसी घिसे पिटे नायक जैसा दिखता हूं जो अपनी हर चाल का वर्णन करता है? नारुतो ने अविश्वास से पूछा, जिससे वहां मौजूद अधिकांश लोग पसीना पोंछते हुए सोचने लगे कि आखिर यह गोरा रहस्यमयी लड़का क्या बकवास कर रहा है। जब सब लोग शांत हो गए तो नारुतो के अनुसार बाकी के मैच बिना किसी रुकावट के संपन्न हुए। उसने कमरे में मौजूद सभी जैनिन के बारे में पहले ही जानकारी जुटा ली थी, इसलिए उनकी युद्ध शैलियों के बारे में उसे बहुत कम ही पता था। उसने ज्यादातर समय लड़ाइयों पर ध्यान नहीं दिया, बस परिणाम या कुछ मजेदार होने की उम्मीद पर ही केंद्रित रहा। सासुके ने अकादो योरोए को हरा दिया, जिसके पास अपने विरोधियों से चक्र सोखने की क्षमता थी। सासुके ने ली से चुराई हुई एक संशोधित कागेबुयो तकनीक का इस्तेमाल किया। नारुतो को पूरे मैच के दौरान क्यूचान के गंदे चुटकुलों को सुनकर खूब मजा आया, जिसमें योरोए सासुके को चूसने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो उसने अपनी पसंदीदा लड़की से ज्यादा गंदी जबान वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। ओटोकुरे में कहीं ताइया को जोर से छींक आती है। तारांकन। मैच के बाद काकाशी सासुके को अपने साथ ले गया, पता नहीं कि किस मकसद से। इनो और सकुरा के बीच की लड़ाई देखना सचमुच शर्मनाक था। हालांकि नारुतो को सकुरा या इनो से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन सासुके के लिए उन दोनों को एक दूसरे को थप्पड़ मारते देखना अजीब लग रहा था। वे एक दूसरे को थप्पड़ मार रही थीं, खरोंच रही थीं और बाल खींच रही थीं। दो कुनोइची की लड़ाई के बजाय ये दो ठुकराए हुए प्रेमियों के बीच स्कूली मैदान की लड़ाई जैसी लग रही थी। ये कोनोहा के लिए वाकई एक कलंक था। शुक्र है कि दोनों नॉकआउट हो गईं, इसलिए उन दोनों बेवकूफ़ों को आने वाले कई गणमान्य व्यक्तियों के सामने कोनोहा को शर्मिंदा करने का मौका नहीं मिला। मेकअप लगाए अजीबोगरीब दिखने वाले कंकरों ने असुरुगी मिसुमी को आसानी से हरा दिया। मिसुमी के पास अपने जोड़ों को अलग करने और अपने शरीर को ढीला करने की अनोखी क्षमता थी। नारुतो को ये देखकर सच में घिन आ रही थी। पहले वो आदमी जो चक्रा सोख सकता था और अब ये आदमी जो अपने शरीर को सबसे अमानवीय तरीके से मोड़ सकता था। नारुतो ये भी नहीं जानना चाहता था कि वो आदमी अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल किस लिए करता था। वे दोनों बीमार और विकृत मानसिकता वाले लोग थे। बाद में पता चला कि कंकरों कठपुतली नचाने वाला था, जो सुनागाकुरा में एक आम कला है और वह इसमें काफी कुशल भी था। शिकामाओ ने ओटो टीम की महिला सदस्य असुची किन को हरा दिया। असुची किन ने सेनबोन, निंजा तार और घंटियों का इस्तेमाल करके ध्वनि आधारित जैनजुत्सु बनाया था। दुर्भाग्य से शिकामाओ बहुत चालाक था। उसने असुची किन के निंजा तार से बनी पतली छाया का फायदा उठाकर उसे फंसा लिया और अपने कागे माने नो जुत्सु से उसे बेहोश कर दिया। सूना की तेमारी ने माइतो गाई की टीम की टैंटन को बड़ी आसानी से हरा दिया। टैंटन हथियारों की विशेषज्ञ है, जबकि तेमारी निंजुत्सु विशेष रूप से फुतोन की माहिर है। उसके पास युद्ध का पंखा भी था, इसलिए टैंटन के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। हिनता और नेजी के बीच की लड़ाई नारुतो के लिए देखना बहुत मुश्किल था। उसने मैच से पहले उस शर्मीली लड़की को शुभकामनाएं दी, जिससे वह क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठी। लेकिन मज़ा यहीं खत्म हो गया। हिनता एक प्रतिभाशाली कुनोइची होने के बावजूद बहुत कोमल हृदय की थी। इस बात का उस कमीने नेजी ने पूरा फायदा उठाया। उसने हिनता को इतना पीटा कि वह मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी, और फिर भी वह उठ खड़ी हुई, अद्भुत साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए। नेजी को यह देखकर बुरा लगा कि हिनता उसे इतनी दया भरी नज़रों से देख रही थी। नारुतो भी उसकी बात से सहमत था। नेजी बस एक दयनीय प्राणी था जो गुस्से में भड़क रहा था। अगर हिनता चाहती तो उसे बस उसके माथे पर बने उस निशान को सक्रिय करना था और यह मैच खत्म हो जाता। लेकिन उसने यह नहीं देखा, वह तो बस उस दयालु लड़की को पीटकर अपना अहंकार बढ़ाना चाहता था। नारुतो हालांकि हिनता को अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन उसकी दयालुता के कारण उसे पसंद करता था और साथ ही हिनता का उस पर दिल आ जाना भी।
अगर कभी युद्ध में नेजी से सामना हुआ तो वह उसे बुरी तरह हरा देगा। लेकिन पहले उसने हिनता पर काम करने का फैसला किया। वह देख सकता था कि उस सौम्य बाहरी रूप के पीछे एक शेरनी छिपी हुई थी जो अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए बेताब थी। थोड़ा चालाक होने के बावजूद वह हिनता के अपने प्रति आकर्षण का फायदा उठाकर उसे और भी निर्दयी बनाएगा। ऐसा लग रहा था कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी कुरनाई ने उसे उसके खोल से बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वह असुमा को निहारने और हिनता को लाड़ प्यार करने में इतना समय बिता रही थी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नारुतो ने यह जिम्मेदारी खुद ली कि उसकी क्षमता व्यर्थ न जाए। ली और गारा के बीच का मुकाबला शायद सबसे रोमांचक था। गारा की रेत ने उसे हर तरह के हमले से बचा लिया, लेकिन ली ने साबित कर दिया कि वह सबसे ताकतवर जैनिन में से एक क्यों था। अपने भार हटाने के बाद, जिससे उसके नीचे की जमीन में गड्ढे बन गए, वह लगभग पकड़ से बाहर की गति से आगे बढ़ा। गारा पर वार करने से पहले ही वह धीरे धीरे उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ रहा था। कागे बुयो का इस्तेमाल करने के बाद उसने गारा पर ओमोते रेंगे का प्रयोग किया। हालांकि गारा ने सुना बुनशिन का इस्तेमाल करके इस वार से बचकर दिखाया कि उसके पास और भी तरकीबें हैं। ओमोते रेंगे के इस्तेमाल से ली पर जो जोर पड़ा, उसकी वजह से वो कुछ मिनटों के लिए गारा के रहमो करम पर रहा जब तक कि वह संभल नहीं गया। संभलने के बाद ली ने कुछ अविश्वसनीय कर दिखाया। उसने दिखाया कि उसके पास वास्तव में हेचिमन खोलने की क्षमता है। नारुतो ये देखकर दंग रह गया। वह जानता था कि यह कितना मुश्किल होता है। इससे वो उत्सुकता से कांप उठा। वो ली जैसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना चाहता था। ली ने 5 द्वार खोले और गारा को अखाड़े में चारों ओर घसीटा, लेकिन उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव असहनीय था। उरा रेंगे करने के बाद भी गारा इतना होश में था कि उसने ली के बाएं हाथ और पैर को कुचल दिया। सौभाग्य से ली को और अधिक चोट लगने से पहले गाय ने हस्तक्षेप कर दिया। प्रारंभिक दौर के अंतिम मैच में चौजी का मुकाबला दोसू से हुआ। हालांकि चौजी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में दोसू मजबूत साबित हुए और चौजी उन पर भारी पड़े। प्रारंभिक दौर समाप्त होने के बाद सभी लड़ाकों को होकागे द्वारा संबोधित किए जाने के लिए अखाड़े में बुलाया गया। चुनीन परीक्षा के तीसरे चरण के मुख्य मुकाबलों में पहुंचने वाले सभी उम्मीदवारों को, एक को छोड़कर बाकी सभी यहां मौजूद हैं, इसलिए बधाई हो। अब मैं मुख्य मुकाबलों के बारे में बताना शुरू करूंगा। आपके मुख्य मुकाबलों का प्रदर्शन सबके सामने किया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। इसलिए मुख्य मुकाबले 1 महीने में शुरू होंगे। यह 1 महीना उचित तैयारियों के लिए है। दूसरे शब्दों में, हम संबंधित देशों के दैम्यों और प्रमुख शिनोबी को सूचित करने जा रहे हैं कि प्रारंभिक मुकाबले समाप्त हो गए हैं और मुख्य मुकाबलों के लिए इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। यह आप उम्मीदवारों के लिए भी तैयारी का समय है। इस समय का उपयोग आप अपने दुश्मन और खुद को बेहतर ढंग से जानने के लिए कर सकते हैं। ये प्रारंभिक मुकाबलों के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण करने का समय है। हमारे युद्ध वास्तविक युद्ध स्थितियों के समान थे। ये तब हुआ जब दोनों पक्षों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुख्य मुकाबले ऐसे नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को सब कुछ बता दिया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अगले महीने कड़ी मेहनत करें और खुद को बेहतर बनाएं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाओ, लेकिन मुख्य मुकाबलों से पहले हमें कुछ जरूरी काम करना है, होकागे ने समझाया। फाइनल में पहुंचे सभी प्रतियोगी बस आराम करना चाहते थे, इसलिए वे काफी नाराजगी जता रहे थे। जल्दबाजी मत करो। अंको के हाथ में जो डिब्बा है उसमें से एक कागज का टुकड़ा ले लो, उन्होंने कहा। अंको के पास ऊपर छेद वाला एक छोटा सा डिब्बा था। प्रत्येक प्रतिभागी ने डिब्बे से कागज का एक एक टुकड़ा लिया। सबको अपना नंबर मिल गया। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा नंबर मिला है, बाईं ओर से शुरू करते हुए। इबिकी ने क्लिपबोर्ड पकड़े हुए कहा। बाईं ओर से शुरू करते हुए सभी जैनिन, दोसू, नारुतो, तेमारी, कंकुरो, गारा, शिकामाओ, नेजी और शिनो ने अपने अपने नंबर बताए। 8, 1, 7, 5, 3, 9, 2, 6। इसलिए लापता प्रतिभागी को नंबर 4 दिया जाएगा, इबिकी ने कहा। अब हम आपको टूर्नामेंट के मुकाबलों के बारे में बताएंगे, होकागे ने कहा। क्या हमने इसी के लिए चित्र बनाए थे? अविश्वास से भरे शिकामाओ ने पूछा। इबिकी, मुकाबले दिखाओ, होकागे ने आदेश दिया। मैच 1, उजुमकी नारुतो बनाम ह्युगा नेजी। मैच 2, सबाकु नो गारा बनाम उचिहा ससुके। मैच 3, काकुरो बनाम अबुरा में शिनो। मैच 4, टेमारी बनाम विजेता, दोसू बनाम शिकमारू। नारुतो मन ही मन अपनी हार पर मुस्कुराया। वह सासुके को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन नेजी को बुरी तरह पीटने से ही संतुष्ट हो गया, खासकर हिनता के साथ उसके किए के बाद। उस घमंडी बदमाश को तो खूब दर्द और अपमान सहना पड़ेगा। उसने देखा कि नेजी उसे तिरछी नजरों से घूर रहा है, लेकिन उसने उस लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया, जिससे ह्युगा को बहुत गुस्सा आया।
मेरा एक सवाल है। शिकामाओ ने हाथ उठाया। होकागे ने सहमति में सिर हिलाया। अगर यह एक प्रतियोगिता है तो इसका मतलब है कि केवल एक ही विजेता होगा, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि केवल एक ही व्यक्ति चुनिन बन सकता है? उसने तर्कसंगत ढंग से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है। इन मुकागे में मेरे सहित जज होंगे, जिनमें काजेगे, साथ ही दैम्यो और अन्य देशों के प्रमुख शिनोबी भी शामिल होंगे, जो संभावित ग्राहक होंगे। ये जज टूर्नामेंट देखकर आपको अंक देंगे, और जो लोग चूनिन बनने के योग्य होंगे, भले ही वे पहले दौर में हार जाएं, उन्हें चूनिन बना दिया जाएगा, होकागे ने समझाया। तो क्या ये संभावना है कि यहाँ मौजूद हर कोई चूनिन बन सकता है? तेमारी ने कहा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कोई भी चूनिन नहीं बन पाएगा, होकागे ने जवाब दिया। टूर्नामेंट में मैच जीतने का मतलब है कि आप अपनी प्रतिभा का और अधिक प्रदर्शन कर पाएंगे। समझे? बस इतना ही। हम अगले महीने तक के लिए स्थगित करते हैं। संक्षिप्त जानकारी देने के बाद नारुतो लापरवाही से टावर से बाहर निकल गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, जो उसे नज़रअंदाज करने के लिए मन ही मन गुस्से से उबल रहा था और उसे घूर घूर कर मार डालना चाहता था। लेकिन नारुतो को इसकी परवाह नहीं थी, उसे और भी काम करने थे। दृश्य परिवर्तन। नारुतो इस समय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और चिंतन में छत को घूर रहा था। तुम्हें इतनी उदास क्या बात परेशान कर रही है? उसके साथी ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ, मुझे नेजी को कितना बुरी तरह से तोड़ना चाहिए। उसने लापरवाही से सोचा। नारुतो द्वारा लोगों पर हिंसा और अपमान बरसाने के विचार से क्यूबी के कान उत्साह से खड़े हो गए। ओह, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज, उसने जिद की। नारुतो को लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मासूम आंखों से उसे देख रही हो, जिससे वह अपना माथा पकड़ बैठा। कैसा रहेगा अगर हम उसके ब्याकुक को सक्रिय करने के बाद उसकी और गुलाबी आंखों वाले तिलचिट्टे की कुछ याओई डोजिंशी निकाल लें? इससे वो जरूर परेशान हो जाएगा, उसने सुझाव दिया, जिससे नारुतो को पसीना आ गया। तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हो। मुझे पता है कि तुम काफी क्रूर हो, लेकिन कृपया याद रखो कि चाहे उसकी जान को कितना भी ठेस पहुंचे, वो फिर भी कोनोहा का ही एक शिनोबी है। हम उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज नहीं करना चाहते। शायद मानसिक रूप से उसे चोट पहुंचाकर उसके स्वाभिमान और विश्वास को तोड़ दें, लेकिन अपाहिज नहीं। असल में, अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो तुम्हारा विचार उतना बुरा भी नहीं है। नारुतो ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। देखो, मैंने कहा था ना, मैं इन सब में माहिर हूँ। शायद तुम कावारिमी की अपनी महारत का इस्तेमाल करके उसके अंडरवियर को सेक्सी लॉन्जरी से बदल सको। फिर उससे लड़ते हुए उसके कपड़े फाड़ दो, उसे उन सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने महिलाओं के अंडरगारमेंट्स में खड़ा छोड़ दो। इससे उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। वो फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। उसने खुशी से प्रस्ताव रखा। क्यू-चान, तुम तो बड़ी ही शातिर हो, पर इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नारुतो ने उसकी तारीफ की, जिससे वो और भी इतरा उठी। हालांकि मुझे तुम्हारे सुझाव बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस सुंदर युगा को अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। वो खुद को कोई जीनियस समझता है। चलो देखते हैं कि जब वो दैम्यो के सामने सबसे कमजोर से हार जाएगा तो ये बात उसके काम कैसे आएगी। और अगर फिर भी उसका रवैया नहीं बदला, तो हम उसे कुछ व्यवहार सुधार देंगे। वैसे भी तुम्हारे सुझाव बेकार नहीं जाएंगे, सासुके तो है ही, और हमें उस छोटे कमीने को सताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नारुतो ने कहा। क्यूबी ने ये सोचकर खुशी से सिर हिलाया। इस महीने मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि मैं इस परीक्षा में किसी को भी हरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ करना होगा, मतलब अपनी रोजाना की ट्रेनिंग के अलावा। उसने उससे पूछा। मुझे लगता है मेरे पास एक उपाय है। जब तुम अपने अपार्टमेंट से वापस आ रहे थे, तब मैंने एक शक्तिशाली चक्रा संकेत महसूस किया। मुझे यकीन है तुमने भी किया होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है, तो वह वास्तव में जिरैया था, उन सन्निन में से एक। वो तुम्हारे पिता का गुरु भी था, और तुम्हारा धर्मपिता भी। मुझे पता है कि तुम शायद उस आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, और मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन वह ज्ञान और तकनीकों का खजाना है। वह एक सील मास्टर भी है, और इतना ही नहीं, शायद उसके पास इस सील की कुंजी भी हो, उसने सुझाव दिया। नारुतो चुपचाप सोच में डूबा बैठा रहा। तो आप कह रहे हैं कि मुझे उसके करीब जाना चाहिए और उससे जितना हो सके सीखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं उस आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन उससे सीखना बहुत फायदेमंद होगा। अगर इससे मेरा सुधार होता है तो अहंकार की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि मैं उसे प्रशिक्षण देने के लिए मना लूंगा। लेकिन पहले मुझे किसी से मिलना है, उसने अपने अपार्टमेंट से निकलते हुए कहा, और पीछे बड़ी संख्या में क्लोन्स को छोड़ गया जो फुइंजुत्सु का अभ्यास कर रहे थे। दृश्य परिवर्तन। नारुतो कोनोहा जनरल अस्पताल के स्लाइडिंग दरवाजों से होते हुए लॉबी में पहुंचा, जहां बहुत कम लोग थे। काउंटर पर जाने से पहले उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा। शुभ संध्या, क्या आप कृपया मुझे युगा हिनाता के कमरे का रास्ता बता सकती हैं?
नारुतो ने विनम्रतापूर्वक रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जिसने उसे देखते ही घृणा का भाव प्रकट किया। तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। दफा हो जाओ, बदमाश। उसने उस पर ताना मारा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, बस एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखें बंद थीं। अचानक रिसेप्शन एरिया में एक भयानक सनसनी फैल गई, जिससे रिसेप्शनिस्ट डर के मारे पीछे हट गई। नारुतो से एक गहरा लाल रंग का धुआं निकल रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। उसे अपनी मौत और शरीर के क्षत विक्षत होने के भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि वह मतिभ्रम कर रही है, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि उसने उसके पीछे एक गुर्राता हुआ फैक्स मास्क देखा। रिसेप्शनिस्ट को अपनी टांग से कुछ तरल पदार्थ बहता हुआ महसूस हुआ। अरे, मुझे लगता है मैंने गलत सुना। मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे युगा हिनता के कमरे का पता बता सकती हैं? उसने विनम्रता से पूछा, हालांकि उसकी आवाज़ में एक अंतर्निहित धमकी थी, जो हिंसा और शारीरिक नुकसान का संकेत दे रही थी। रिसेप्शनिस्ट उस अप्राकृतिक उपस्थिति को महसूस करके डर से कांप रही थी। आर कमरा 314, महोदय, वह घबराकर हकलाते हुए बोली। अचानक उसकी दुर्भावना गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आशा है आपका दिन सुखद बीतेगा, उन्होंने उसी भाव के साथ विनम्रतापूर्वक कहा और फिर सहजता से चले गए। रिसेप्शनिस्ट धीरे धीरे अपनी डेस्क पर गिर पड़ी। मृत्यु के इतने करीब पहुंचने के कारण उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नारुतो चुपचाप अस्पताल के गलियारे में आगे बढ़ता गया, उस कमरे की तलाश में जिसे वह ढूंढ रहा था। हर कोई उससे दूरी बनाए हुए था। उसकी मुलाकात काकाशी से हुई, जो अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अरे हे नारुतो, चुन्निन परीक्षा के फाइनल के बारे में मैं प्रशिक्षण नहीं कर पाऊंगा, काकाशी ने कहना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसकी बात काट दी गई। रहने दो काकाशी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने चहेते पर ध्यान दोगे। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, नारुतो ने बिना धीमे हुए जवाब दिया और काकाशी को अचंभित और थोड़ा आहत छोड़कर चला गया। ये देखना मजेदार था। मेरा मतलब रिसेप्शनिस्ट वाली घटना से था, न कि तुम्हारे उस निकम्मे और निकम्मे गुरु वाले दृश्य से। क्यूबी मन ही मन हंस पड़ा। फूफू, मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा क्यूचान, और मुझे जान से मारने की तरकीब सिखाने के लिए धन्यवाद। यह वाकई बेवकूफ़ों से काम करवाने का एक बढ़िया तरीका है, उसने जवाब दिया। तो आखिर आप इस लड़की से मिलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसने सवाल किया। इसे निवेश समझो, मुझे उसमें बहुत क्षमता दिखती है। उसमें कुछ बेहतर बनने की काबिलियत है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसे रोक रही है। मुझे उसमें अपना पुराना रूप दिखता है, लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए इतना बेताब, जो कभी उसके बाहरी दिखावे से आगे नहीं देख पाएंगे। अगर हाकू-चान ने मुझे वह ताकत न दी होती, तो मैं आज भी वही बेवकूफ़ होता जो इन मूर्ख ग्रामीणों से अपनाए जाने की उम्मीद करता था। ठीक उसी तरह, अगर मेरे शब्दों और कार्यों से इस लड़की को बेहतर मौका मिल सकता है, तो मैं पलक झपकते ही ऐसा कर दूंगा। मुझे ये भी पता है कि वो मुझे थोड़ा पसंद करती है। मैं इसका इस्तेमाल उसे वास्तविकता का एहसास दिलाने के लिए कर सकता हूँ। ये या तो उसे एक शक्तिशाली कुनोइची बनने के लिए प्रेरित करेगा या उसे तोड़ देगा। जुए में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, और मेरा दांव उस पर है जो अपनी बेड़ियों को तोड़ देगी, उसने समझाया। क्यूबी ने मन ही मन बस एक हल्की सी हंसी हंसी। थोड़ा सा क्रश। छी, प्लीज। जब उस लड़की ने तुम्हें अपने साथी को हराते देखा, तो वो तो मानो तुम पर टूट पड़ने वाली थी और किसी पोर्नस्टार की तरह तुम्हारे साथ मजे करने वाली थी। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, यकीन मानो। उसने ताना मारा, जिससे नारुतो बीच रास्ते में लड़खड़ा गया, लेकिन फिर संभल गया। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे उसकी उस चिड़चिड़ी जुबान से चिढ़ाएगी। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन जानता था कि इससे उसे और चिढ़ाने का मौका मिल जाएगा। उसने उससे बाद में बदला लेने का वादा किया। आखिरकार वो कमरा नंबर 314 के दरवाजे पर पहुंचा। उसने धीरे से 3 बार दरवाजा खटखटाया, तभी उसे अंदर आने की अनुमति देने वाली एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने उसे देखा, आवाज़ ने एक प्यारी सी ईप की आवाज़ निकाली। वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और फिर एक कुर्सी खींचकर उसके बिस्तर के पास बैठ गया। हेलो हिनता, कैसी हो? उसने पूछा। मैं बेहतर महसूस कर रही हूं ना, नारुतो-कुन, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। हिनता, मुझे बताओ, तुम शिनोबी क्यों बनना चाहती हो? उसने अचानक पूछा। हिनता ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर जवाब देने के लिए थोड़ा समय लिया। मैं मजबूत बनना चाहती हूँ। अपने पिता और अपने कुल को मुझ पर गर्व महसूस कराना चाहती हूँ। मैं युगा कुल को एकजुट भी करना चाहती हूँ, उसने डरते हुए हकलाते हुए कहा। वो उसके करीब भी आना चाहती थी, लेकिन ये बात जोर से कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। नारुतो ने निराशा में एक गहरी सांस ली। और यही कारण है, हिनता, कि तुम असफल हो जाओगी, उसने उसे सीधे सीधे कह दिया।
वो सदमे और विश्वासघात की भावना से उसे देखती रही। उसके तीखे शब्दों से उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। वो उसकी प्रेरणा था, उसका सहारा था। उसके द्वारा ऐसी बात कहना उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया। उसने अपनी नज़रें फेर लीं, उसकी ओर देखने में असमर्थ थी। उसे अपने पिता द्वारा कही गई ऐसी ही बातों की यादें सताने लगीं। हिनता, मुझे तुम पसंद हो। मैं देख सकता हूं कि तुम एक दयालु और करुणामयी इंसान हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे कुछ बेहतरीन गुण हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान को अपने विश्वास और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ता है। हिनता, मैं तुम्हारे अंदर अपार शक्ति देख सकता हूँ। तुमने नेजी के खिलाफ लड़ाई में ये दिखाया था। ये तुम्हारे अंदर है, बस सतह के नीचे दबी हुई है, लेकिन किसी कारण से तुम इसे दबा रही हो। नारुतो ने उससे कहा, जिससे उसे उसकी तारीफों पर खुशी और उसकी बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे यकीन है कि तुमने गौर किया होगा कि मैं अकादमी के दिनों से थोड़ा अलग हो गया हूँ। यह मेरे पहले सी रैंक मिशन की घटनाओं के कारण हुआ। क्या तुम जानना चाहती हो कि क्या हुआ था? उसने उससे पूछा। उसने झिझकते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। ग्राहक ने हमें मिले मिशन के बारे में झूठ बोला, जिसके कारण हमारा सामना एक परमाणु निंजा से हुआ। मैं कोई साधारण परमाणु निंजा नहीं था, बल्कि मोमोइची जाबुजा था, किरिगाकुरेका किजिन। उससे हमारी पहली मुठभेड़ में काकाशी ने उसे हरा दिया, लेकिन उसका एक साथी था जिसने उसे बचा लिया। जब मैं वेव में था, वहाँ के हालात ने मुझे अपने अतीत की याद दिला दी, सड़कों पर रहने की, हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने की। एक दिन ग्राहक के पोते ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए मैं प्रशिक्षण के लिए निकल गया। लगभग पूरी रात प्रशिक्षण के बाद मैं सो गया। अगली सुबह मुझे एक ऐसी शख्सियत ने जगाया जिसे केवल एक फरिश्ता ही कहा जा सकता है। वो मेरे जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत इंसान थी। उसकी कोमल मुस्कान और दयालुता से भरा दिल मुझे मोह लेता था। मैं उसकी मौजूदगी का दीवाना हो गया था। अगले 4 दिनों तक हम हर दिन मिलते और बातें करते, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के रूप में हमारे मिलते जुलते अतीत, शौक, सपने और आकांक्षाओं के बारे में। हर बार जब मैं उसे देखता, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता और मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मुझे नहीं पता था कि इन भावनाओं का क्या मतलब है। मैंने इन्हें अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने खुद से वादा किया कि अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो उससे पूछूंगा कि इनका क्या मतलब है। अगले दिन जबुजा और उसके साथी ने हमला कर दिया। काकाशी जबुजा से लड़ रहा था जबकि सासुके उसके साथी से भिड़ गया, लेकिन वो बुरी तरह हार गया। जबुजा का साथी उसे किसी भी समय मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब मैंने सासुके की बुरी तरह पिटी हुई हालत देखी तो मैं अपना आपा खो बैठा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं बेकाबू हो गया और उसके साथी पर बेरहमी से हमला कर दिया। जब मैंने आखिरकार उसके मुखौटे पर वार किया तो वह टूट गया और हाकू का चेहरा सामने आ गया, वह लड़की जिसके साथ मैंने अपना सारा समय बिताया था। मैं भयभीत हो गया। मुझे लगा कि क्या साथ बिताया गया सारा समय झूठ था, सिर्फ मुझसे जानकारी निकालने के लिए। इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, उसने जबुजा को मारने के लिए किए गए हमले को रोक लिया। वह हमला उसके ठीक नीचे लगा। उसका दिल। जब मैंने उसके मरते हुए शरीर को अपनी बाहों में थामा तो उसने मुझसे कहा कि उसने हमारे साथ बिताए हर पल को संजो कर रखा है। मैंने उसे अपनी अजीब भावनाओं के बारे में बताया और वो मुझ पर हंस पड़ी। फिर उसने वो 3 शब्द कहे जो मैं पूरी जिंदगी सुनना चाहता था। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा और सबसे दुखद पल था। आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जो मुझसे प्यार करता था और मुझे स्वीकार करता था, लेकिन वो मर रही थी। उसने मुझे अपनी भावनाएं बताईं और मैंने उसे अपनी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उसे पहला और आखिरी चुंबन दूं। जैसे ही मैंने उसे चूमा, उसने अपनी आखिरी सांस ली। नारुतो ने उसे ये सब बताया। उस मीठे कड़वे पल को याद करते हुए उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। हिनता को उसकी कहानी सुनकर अपनी आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ तो उसे थोड़ा गुस्सा और जलन भी हो रही थी कि नारुतो का दिल किसी और के पास है, लेकिन साथ ही नारुतो के साथ जो कुछ हुआ उसे सोचकर उसका दिल भी टूट गया था। मुझे पता है हिनता, तुम मुझे पसंद करती हो, उसने कहा, जिससे हिनता शर्म से लाल हो गई। अगर तुमने उस मिशन से पहले मुझसे बात की होती तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा होता। मैं प्यार के लिए तड़प रहा था और जो भी मुझे प्यार देता मैं उससे लिपट जाता, उसने कहा, जिससे हिनता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उदास होकर नीचे देखने लगी। अगर वह इतनी डरपोक न होती तो वह उसे उस दिल टूटने से बचा सकती थी जिसका उसे सामना करना पड़ा। मैं तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके विपरीत। हाकू-चान ने मरने से पहले मुझसे वादा करवाया था कि मैं आगे बढ़ूंगा। उसने मुझसे वादा करवाया था कि मैं फिर से प्यार पाऊंगा। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कभी न कभी मैं ये वादा निभा पाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि हिनता, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, लेकिन तुम्हें मुझे साबित करना होगा। मुझे दिखाओ कि ये सिर्फ बचपन का प्यार नहीं है।
मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनूंगा, हिनता। मुझे एक ऐसी स्त्री चाहिए जो मेरे साथ खड़ी रहे और मुश्किल समय में मेरा साथ दे। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे साथ खड़ी रहो, तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना होगा। मजबूत बनो, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। अपने विश्वासों और सिद्धांतों के लिए लड़ना सीखो। अपने कबीले या किसी और के लिए मेरी तरह किसी गलत सोच में मत लड़ो। अगर वे तुम्हारी परवाह नहीं करते और तुम्हारी कदर नहीं करते तो ये उनका नुकसान है। उनकी बदसलूकी मत सहो। ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके साथ तुम खुश रह सको। उन्हें तुम्हें कुत्ते की तरह इधर उधर न घुमाने दो। मुझे तुम में अपनी झलक दिखती है, हिनता, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। काश किसी ने मुझे ये समझाने का समय दिया होता, शायद हालात कुछ और होते। लेकिन अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हारी क्षमता को निखारने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारे विश्वास को मानता हूँ। मुझे पता है तुम महान बन सकती हो। आज़ाद हो जाओ, हिनता। वो इंसान बनो जो मैं जानता हूँ कि तुम बन सकती हो। शर्मीली और दब्बू बनकर तुम अपने कुल को नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा करोगी। उसने उससे कहा, जिससे हिनता की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हाकू-चान ने मरने से पहले मुझसे कुछ ऐसा कहा था जो मैंने अपनी आत्मा में बसा लिया है। मैं इन शब्दों को अपने साथ हर जगह ले जाता हूँ, उसने कहा, जिससे हिनता ने अपना ध्यान उसकी ओर केंद्रित कर लिया। एक इंसान तभी सच्चा ताकतवर बनता है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करना चाहता है जिसे वो प्यार करता है। हिनता ने हैरानी से उसकी ओर देखा क्योंकि ये शब्द उसके दिल को छू गए। जिनसे तुम प्यार करती हो उनकी रक्षा करो। अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाओ और उसका इस्तेमाल अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए करो, हिनता। अगर तुम्हारा कोई प्रियजन नहीं है तो मैं तुम्हारा प्रियजन बनूंगा, जैसे तुम मेरे लिए बन सकती हो। अगर तुम्हें मुश्किल लगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हें रास्ता दिखाए। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें बहुत लाड़ प्यार कर रहा है तो किसी और को ढूंढो। हिनता, जो तुम बनना चाहती हो उससे डरो मत। मैं कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन शायद भविष्य में मैं तुम्हें वो मौका दे दूं जो तुम चाहती हो। लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपना दृढ़ संकल्प दिखाना होगा। शुभकामनाएं, हिनता। उन्होंने एक उत्साहवर्धक मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की और चुपचाप कमरे से चले गए, कमरे में मौजूद व्यक्ति को गहरी सोच में छोड़कर। उसके शब्दों ने हिनता की सबसे कमजोर नस पर प्रहार किया और वह जान गई कि वो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। वो डरी हुई थी, लेकिन अब जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसके अंदर एक नई आग जल रही थी। इसमें समय लग सकता है, लेकिन वह इसे कर दिखाएगी। उसने कहा कि उसे उस पर विश्वास है। उसने उसकी ताकत को पहचाना। ये बात हिनता के लिए उसके पिता या उसके कबीले की किसी भी बात से कहीं अधिक मायने रखती थी। वो उन्हें दिखाएगी। वो भविष्य में नारुतो के साथ खड़ी होने वाली महिला बनेगी। धन्यवाद नारुतो कुन, नहीं नारुतो समा। आपके शब्दों और दृढ़ विश्वास ने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला है जिसे मैंने खुद खोदा था। यह मेरा वादा है, जीवन भर का वादा, न केवल आपसे बल्कि खुद से भी। मैं वही इंसान बनूंगी जिस पर आपने भरोसा किया है। इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, उसने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और आंखों के आसपास की नसें उभर उठी थीं, जो उसके वंश के सक्रिय होने का संकेत थीं। तितली के कोकून से बाहर निकलने का समय आ गया था। दृश्य परिवर्तन। ये बहुत थका देने वाला था, नारुतो ने सोचा, जैसे ही वो गर्म झरनों की ओर बढ़ा, जहां वह जिरैया के चक्र को महसूस कर सकता था। और कितना भावुक है, धिक्कार है, मुझे तो उल्टी आने ही वाली थी। अगर वो लड़की नाकाम निकली तो तुम बहुत बेवकूफ़ दिखोगे, क्यूबी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। सच है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे पता है वो बदल जाएगी। अगर कुछ है तो मुझे युगा कबीले पर थोड़ा तरस आ रहा है। उन्हें उसे परेशान करने की इतनी आदत हो गई थी कि जब वो पलटवार करेगी तो उनके लिए तो ये अच्छा नहीं होगा। फुफू, ये तो उन कमीनों ने मुझे बचपन में जो परेशानियां दी थीं, उनका बदला लेने जैसा है, उसने मन ही मन शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। जैसे ही वो गर्म पानी के झरने के बाहरी किनारे के पास पहुंचा, वहां एक लंबा, सफ़ेद बालों वाला आदमी बाड़ से टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाड़ में बने एक छेद से झांक रहा हो। क्या ये जिराइया है, जो महान सानिन में से एक है? नारुतो ने भावहीनता से कहा। खैर, लोग क्या कहते हैं, ये तो पता ही है। किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए, ऐसी ही बकवास बातें, क्यूबी ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। नारुतो चुपचाप खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि जिराइया का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए और सानिन को अपने प्रति रुचि दिखाने के लिए पर्याप्त संकेत कैसे दिए जाएं। चूंकि जिराइया एक सील मास्टर हैं, इसलिए उनका ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका फुइंजुत्सु होगा। उसे पता था कि कौन सी सील का उपयोग करना है। इसे बनाना बेहद मुश्किल था। छुपकर घुसपैठ करने के अलावा इसके ज़्यादा उपयोग नहीं थे, लेकिन इस स्थिति के लिए यह एकदम सही थी।
दो उज़ुमकी सील मास्टर्स के शरीर में वर्षों तक सील रहने के कारण क्यू-चान को दुर्लभ सीलों का जो ज्ञान था वो अमूल्य था। उसने टैग निकाला, क्योंकि चलते फिरते इसे बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने इन्हें घर पर बनाकर रखा था ताकि ऐसी स्थितियों में काम आ सके। जितना हो सके चुपके से वह बाड़ के पास गया और चुपके से उस पर मुहर लगा दी। उसे जिरैया की गंदी हंसी सुनाई दी। वह आगे बढ़ा और जब वह काफी दूर चला गया तो उसने हाथ से एक मुहर बनाई और उसे सक्रिय कर दिया। जिरैया के नजरिए से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बाड़ से थोड़ा दूर खड़े होते तो आपको दिखता कि वह अब वहां नहीं है। नारुतो ने जो मुहर लगाई थी वो अदृश्यता की मुहर थी, जो काकुरामिनो नो जुत्सु की तरह काम करती थी, यानी लक्ष्य को पारदर्शी बना देती थी। इस मामले में लक्ष्य बाड़ थी। उसने देखा कि वहां मौजूद कुछ कुनोइची अदृश्य बाड़ पर ध्यान देने लगी थीं। उन्होंने जिरैया को भी देख लिया था। उनके चेहरे एलिमेंटल नेशंस के सबसे बड़े अयाश को देखकर गुस्से से भर गए। उन्होंने खुद को और अपने हथियारों को ढकने के लिए तौलिए निकाले। जब बेरहमी से पिटाई की आवाज नारुतो के कानों तक पहुंची तो वह बेपरवाही से वहां से चला गया। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने उस व्यक्ति को पहले ही भांप लिया था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला हो। तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था, बच्चे। वे मुझे मार सकते थे, एक चिड़चिड़ी आवाज ने कहा। तुम्हें मेरे गांव की खूबसूरत महिलाओं को ताक झांक करनी चाहिए थी। तुम हो कौन? नारुतो ने विनम्रता से पूछा। मुझे खुशी है कि आपने पूछा, उसने कहा। तभी उसके नीचे एक विशाल मेंढक प्रकट हुआ और पृष्ठभूमि में काबुकी संगीत बजने लगा। मैं म्योबोकू पर्वत से आया मेंढकों का ऋषि हूँ। स्त्रियां मेरा नाम सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। मेरी उपस्थिति से शिशुओं का रोना शांत हो जाता है। मैं महान और वीर जिरैया हूँ। उसने एक विशेष मुद्रा बनाकर अपनी बात समाप्त की। उसने अपने शानदार परिचय के लिए मन ही मन खुद को बधाई दी, फिर अपने दर्शक की ओर देखा, लेकिन वह उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए दूर चला गया। ओ ईगकी, जिरैया ने उसके पास पहुंचते ही उसे पुकारा। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे जैसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को अपनी जानकारी देनी चाहिए या नहीं, लेकिन शिष्टाचार कहता है कि मुझे देनी चाहिए क्योंकि तुमने अपना परिचय दिया है। मेरा नाम उज़ुमकी नारुतो है, उसने जिरैया पर व्यंग्य करते हुए जवाब दिया। मिनातो और कुशीना का बच्चा, जिरैया ने उदास मन से सोचा। आपने पीछे वाली बाड़ को अदृश्य कैसे बना दिया? उसने पूछा। फुइनजुत्सु, उसने जवाब दिया, जिससे जिरैया की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं सील विद्या का उस्ताद हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा सकता हूँ। जिरैया ने शेखी बघारी। नहीं, धन्यवाद, आप बहुत ही संदिग्ध हैं, और मुझे चूनिन परीक्षा के अंतिम दौर के लिए प्रशिक्षण देने वाला एक शिक्षक भी चाहिए, नारुतो ने कहा। जिरैया की आंखें इस प्रलोभन को देखकर चमक उठीं। हुक, नारुतो ने सोचा, मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, उसने आत्मविश्वास से कहा, जिससे नारुतो ने संदेह भरी नजर से देखा और साफ समझ गया कि उसे उस पर विश्वास नहीं है। अरे, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने योंदाइम होकागे को प्रशिक्षित किया है। सच में? मेरा मुकाबला एक प्रतिभाशाली युगा से है, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं? नारुतो ने पूछा। मैं तुम्हें मेढक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे सकता हूं और तुम्हें कुचियों नो जुत्सु सिखा सकता हूं। जिरैया ने प्रस्ताव रखा। नहीं, धन्यवाद, उसने साफ इनकार कर दिया, जिससे जिरैया को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे पास पहले से ही अपना समन है। मुझे उसकी सुरक्षा को भेदने के लिए किसी शक्तिशाली हथियार की जरूरत है। मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा जिरैया-सान। लाइन, नारुतो ने मन ही मन दोहराया। जिरैया एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। रुको, मैं तुम्हें ठीक वही तकनीक सिखा सकता हूँ जिसकी तुम्हें ऐसी चीज के लिए जरूरत है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, और मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम इसे समय पर सीख पाओगे। योंदाइम को इसे बनाने में 3 साल लगे थे, और मुझे इसे सीखने में लगभग 1 साल लगा, उसने नारुतो का ध्यान खींचते हुए कहा। ये देखकर कि लड़के की दिलचस्पी बढ़ गई है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चक्र का एक घूमता हुआ नीला गोला बनाया। ये घातक और सुंदर लग रहा था। रासेंगान, मैं तुम्हें न केवल ये सिखाऊंगा, बल्कि तुम्हारे उन प्रभावशाली फुइनजुत्सु कौशल को निखारने में भी मदद करूंगा। और सिनका, नारुतो ने मन ही मन खुशी से सोचा। मुझे लगता है कि आपको अगले महीने के लिए एक छात्र मिल गया है, जिराया सेंसेई, नारुतो ने आदरपूर्वक कहा। ये सुनकर जिराया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमारे सामने बहुत काम है, बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम काम करने के लिए तैयार हो, उन्होंने सलाह दी। हाय जिराया सेंसेई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।